वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा कि अबाउट द फिजिकल डेफिनीशन, फिजिक्स की परिभाषा को आप लोगों ने पढ़ा और फिजिकल क्वांटिटी भी हमने उस वीडियो में आप लोगों को बताया था। सेकंड वीडियो में हम 11th के मेजरमेंट को ले रहे हैं और कुछ पार्ट फिजिकल वर्ड से जो बचे हुए हैं उसको भी हमने उसमें इंक्लूड किया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम लोगों ने फिजिकल डेफिनीशन को पढ़ा। व्हाट इज़ फिजिक्स एंड अबाउट फिजिक्स हम लोगों ने जाना और हम लोगों ने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट्स के विषय में भी थोड़ा जाना। आज हम लोग क्लास 11th के नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, फर्स्ट चैप्टर में टॉपिक है नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, दिया गया एनसीईआरटी में। जो नेचर ऑफ फिजिकल लॉ है वो हमेशा बताता है कि जैसे कोई भी फिजिकल लॉ हम लोग कंजर्व करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मान लीजिए एवरीथिंग कंजर्व रिमेन, यही बताता है हमारा फिजिकल लॉ। तो फर्स्ट हमारे पास जो नेचर है, नेचर कहता है कि एवरीथिंग कंजर्व रिमेन्स सेम, हर एक चीज़ हमेशा कंजर्व रहती है। इसी चीज़ को हम लोग जानेंगे कि क्या क्या नेचर है। तो नेचर है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल यानी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये जो नेचर ऑफ फिजिकल लॉ है ये बताता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है यानी कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व द सेम। प्रीवियस क्लास में प्रूव भी कराया गया है। नेक्स्ट है टोटल कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी एन आइसोलेटेड सिस्टम, एन आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि कोई भी ऐसा सिस्टम लिया गया हो जो बंद हो, क्लोज्ड हो, तो कह रहे हैं कि उसकी जो एनर्जी होती है वो हमेशा सेम होती है, हमेशा वो कंजर्व रहती है, एनर्जी हमेशा कंजर्व बनी हुई रहती है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी। आइंस्टीन ने सबसे पहले ये बताया कि मास और एनर्जी, यानी कि एनर्जी तो अभी अभी आप लोगों ने देखा, मास भी कंजर्व करती है सेम। और उन्होंने क्या बताया, थर्ड जो आपका पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी। उन्होंने बताया, आइंस्टीन ने बताया कि E बराबर mc², m मास को रिप्रेजेंट करता है और c वेलोसिटी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। c जो है वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट को c करता है, E एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और ये फार्मूला जो आपका है ये बताता है कि हमेशा एनर्जी मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, यानी कि मास जो है वो हमेशा कंजर्व करता है, रिमेन्स कंजर्व होता है। सराउंडिंग फॉलिंग अ बॉडी प्लस द सराउंडिंग रिमेन्स ऑलवेज
द सेम। कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी हो गया। फिर इसके बाद अगला है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये भी हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। नेचर ऑफ फिजिक्स हम लोग देख रहे हैं। नेचर ऑफ फिजिक्स में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फोर्थ पॉइंट आपका है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम जो है किसी भी सिस्टम का सम ऑफ मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स सेम। हम लोगों ने इस चीज़ को भी पढ़ा है, P बराबर 0, P1 प्लस P2 बराबर 0, P1 P2 P3 बराबर 0। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि हमेशा मोमेंटम कंजर्व करता है। ये 1 पार्टिकल के लिए होता है, ये 2 पार्टिकल के लिए, और ये 3 पार्टिकल के लिए। ऐसे प्रूफ किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं जो प्रॉपर्टी उसकी है, जो नेचर ऑफ फिजिकल लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस 5वां हम लोग देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस जैसे हम लोग देखते हैं 92 यूरेनियम 238। अगर इससे एक अल्फ़ा पार्टिकल, मान लीजिए एक अल्फ़ा पार्टिकल इससे इमिट होता है, अगर अल्फ़ा पार्टिकल इमिट होगा तो ये जो हमारे पास 92 यूरेनियम 238 है, एक अल्फ़ा पार्टिकल इमिट होगा तो जो वैल्यू हमारे पास होगी ये 90 थोरियम हो जाएगी और 234 प्लस 2 He4, यानी कि जो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियंस है वो हमेशा सेम रह गया, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। न्यूक्लियंस यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियंस ये 234 प्लस 4 238 रिमेन्स दी सेम। कैसा रह गया स्टूडेंट? सेम रह गया। इस प्रकार से नेचर ऑफ फिजिकल लॉ ये बता, कंजर्वेशन ऑफ लॉ एंड सिमेट्री। कहने का मतलब जो नेचर ऑफ फिजिक्स है और नेचर ऑफ जो फिजिकल लॉ है वो बताता है कि एवरीथिंग कंजर्व द सेम। जितना इन्वायरमेंट में जो भी प्रकृति में बनाया गया है वो सारी चीज़ें उतनी ही पर्यावरण में पर्याप्त रहेंगी, न तो हम लोग उसमें कुछ बढ़ा सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन की मात्रा है, निश्चित अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो एक निश्चित अमाउंट है। फिर हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस में तो दिखाई नहीं देता है, हम लोग उसको देख नहीं सकते हैं, ऐसे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। इसके बाद 2 मेथड है हमारे पास फिजिक्स में। 2 मेथड्स आर यूज्ड टू एक्सप्लेन अबाउट एनी फिजिकल फेनोमेना। ओनली 2 मेथड्स, 2 मेथड यूज करते हैं। हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 2 मेथड केवल यूज करने का प्रयास किया। एक प्रयास किया, फर्स्ट वन इज यूनिफिकेशन। जो यूनिफिकेशन है, यूनिफिकेशन का मतलब द फेनोमेना विच इज एक्सप्लेन्ड बाय अ कॉमन लॉ। द फेनोमेना which is explained by a common law। मतलब ऐसी फेनोमेना, ऐसे सारी फेनोमेना जो किसी एक निश्चित रूल को फॉलो करे, किसी एक कॉमन रूल को फॉलो करे,
उसे हम लोग यूनिफिकेशन कहते हैं। यानी कि एक सिंगल लॉ, ऑल फिनोमेना मीन्स जो नेचर है, जो मेथड है, वैज्ञानिकों ने जो मेथड अप्लाई किया, ऑल फिनोमेना विद दिस सिंगल लॉ, उन्होंने क्या किया, ये प्रयास किया कि एक्सप्लेन ऑल फिनोमेना with the help of single रूल, किसी एक निश्चित रूल से सारे के सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि रिडक्शनिज्म, यानी कि सेकंड, इसका एग्जाम्पल हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर इसके बाद सेकंड हम लोग देखेंगे रिडक्शनिज्म। इसको हम लोग इसके बाद देखते हैं, पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे प्लैनेट्स मूव्स around the sun, all planets moves around the sun। ये किस फिनोमेना की वजह से होता है। दूसरी बात आती है कि क्यों प्रत्येक वस्तु ऊपर नहीं जाती है, प्रत्येक वस्तु नीचे ही आती है, किस रूल से। जैसे कोई चीज फॉल हो रही है, यानी कि फॉलिंग ऑफ सब्सटेंसेस, फॉलिंग ऑफ थिंग्स। दूसरी चीज, एक और चीज ले लेते हैं हम लोग, सैटेलाइट मूव्स अराउंड द सन आल्सो। लेकिन हम लोग एक और लेते हैं पेंडुलम मोशन। पेंडुलम मोशन ये भी एक कंडीशन है। ये सारी चीज़ें किस लॉ को फॉलो करती हैं, ये सिंगल लॉ ग्रेविटेशन को फॉलो करती हैं, ग्रेविटेशन को फॉलो करती हैं। और ग्रेविटेशन में और एक रूल आता है कि कोई भी दो पिंड हैं उनके बीच जो फोर्स अप्लीकेबल होता है वो भी अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन होता है। तो हर जगह दो ही चीज़ें हैं जिसके बीच में फोर्स अप्लीकेबल हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ हम लोग देख लेते हैं रिडक्शनिज्म। ये क्या है, यूनिफिकेशन, मतलब एक यूनिक आइडेंटिटी या यूनिक लॉ लेते हैं और उसी से हम सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। तो ये यूनिफिकेशन है, एनसीईआरटी में एक शब्द दिया है। और दूसरा शब्द दिया है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकंड वन जो आपका है वो है रिडक्शनिज्म। इसमें ये बताया गया कि हम रिडक्शनिज्म में बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं देखनी है, बस ये देखना है कि जैसे कोई भी न्यूमेरिकल है, कोई भी टॉपिक ऐसा है, जैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एक होता है कि बड़े पार्टिकल हों, माइक्रोस्कोप होता है, एक माइक्रोस्कोप होता है जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं। वो जो पार्टिकल हैं उसको हमें पढ़ना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कई पार्ट में करके पढ़ेंगे। जैसे किसी न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करना है, अगर वो न्यूमेरिकल बड़ा है तो हम उसको कई पार्ट में करके सॉल्व करते हैं। तो जैसे हमारे पास जो रूल है वो क्या बताता है कि लेंज लॉ, जैसे हमारे पास है लेंज लॉ, रिडक्शनिज्म मेथड बाय व्हिच प्रॉब्लम्स आर सॉल्व। इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग कि मेथड, रिडक्शनिज्म इज ए मेथड बाय विच, रिडक्शनिज्म है मतलब रिड्यूस करना है, ये एक प्रकार का मेथड है कि मेथड बाय विच प्रॉब्लम्स आर सॉल्व इन मेनी पार्ट्स। मतलब हम लोग इससे क्या करते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में करके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो रही हमारे पास कुछ बेसिक बातें, और थोड़ा सा हम लोग देखेंगे मेजरमेंट में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग देख लेते हैं।
और बेसिक चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं इस सेकंड वीडियो में। इसके बाद हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करना सीखेंगे, परसेंटेज एरर, लीस्ट काउंट, इन सब के विषय में हम लोग करेंगे, जानकारी लेंगे। लेकिन आज हम लोग देखते हैं छोटे छोटे जो टॉपिक दिए गए हैं नीड फॉर मेजरमेंट। जैसे पहला टॉपिक दिया गया है मेजरमेंट में कि नीड फॉर मेजरमेंट। कहने का मतलब जो साइंस है, जो फिजिकल साइंस है, उसमें मापन की क्या आवश्यकता हुई। चूँकि नेचर एंड नेचुरल थिंग्स, नेचर और नेचुरल थिंग्स है, हम लोग इसमें क्या करेंगे, नेचर और नेचुरल थिंग्स हम लोगों को पढ़ना होता है। नेचर एंड नेचुरल थिंग, ये हम लोगों को पढ़ना है। तो नेचर और नेचुरल थिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेजरमेंट की आवश्यकता है। जैसे इफ़ वी हैव टू मेजर लेंथ एंड ब्रेथ, हाइट ऑफ ए चेयर, विंडो, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे विंडो की साइज हमें लेनी है, हम कितनी दूरी तय कर रहे हैं, लेंथ ऑफ वन प्लैनेट टू टू प्लैनेट और डिस्टेंस बिटवीन वन प्लैनेट टू अनदर प्लैनेट, ये सब कैलकुलेट करने के लिए हम चल रहे हैं काउंटिंग। जो काउंटिंग नंबर सिस्टम्स है, जैसे हमें बताना है कि 20 है, 50 है, 50 क्या है हमारे पास, मान लीजिए 50 वाट्स हैं, LED बल्ब्स हैं, ये सब हम लोगों को देखना। बुक्स हैं, 1000 बुक्स हैं। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये जो आवश्यकता थी हमें, वो नीड फॉर मेजरमेंट इसके लिए पड़ी। तो इसमें हमारे एक वैज्ञानिक थे लॉर्ड केल्विन, उन्होंने एक बात कही। लॉर्ड केल्विन ने इस मेजरमेंट के विषय में, फिजिकल क्वांटिटी के, फिजिक्स इज ए साइंस ऑफ मेजरमेंट, उन्होंने कहा, लॉर्ड केल्विन सेड, या हम लोग कह सकते हैं लॉर्ड केल्विन के शब्दों में उन्होंने कहा, फिजिक्स इज द मेजरमेंट, फिजिक्स इज ए साइंस ऑफ, इज ए साइंस ऑफ मेजरमेंट। यानी कि जो फिजिक्स है वो मेजरमेंट का ही साइंस है, ये लॉर्ड केल्विन के शब्दों में कह दिया गया। नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट की तो आवश्यकता पड़ी, लेकिन मेजरमेंट को मेजर करने के लिए किसी क्वांटिटी, किसी इकाई को चाहिए, यूनिट को चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हमारे वैज्ञानिकों ने डिराइव किया कुछ यूनिट को, उन्होंने मानक स्टैंडर्ड यूनिट बनाए जो पेरिस में रखा गया है। जिनेवा जो हमारे पास पेरिस में है, वहाँ पर ये रखा गया है शुरू में। बाद में जो है क्रिप्टॉन सिस्टम से 86 से बनाए गए वो चीज़ें इसके बाद, लेकिन उसके लिए हमारे पास कुछ यूनिट्स बनाई गई। और ये यूनिट जो हमारे पास हैं वो दो प्रकार की थी, एक न्यूमेरिकल यूनिट थी और एक नेमली थी। मतलब द यूनिट विच इज इन विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड, यूनिट इन विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड। इकाई का मतलब है यूनिट, मतलब द इन विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड, यानी कि जो क्वांटिटी को मेजर करे, जिसमें क्वांटिटी मेजर की जाती है उसे कहा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट, देख लेते हैं उसको, हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी थोड़ा बहुत चर्चा किया था, लेकिन यहाँ हम लोग जो है पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो लिखते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट में हमारे पास दिया गया है देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी,
फर्स्ट हमारे पास दिए गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड वन कहा गया है डिराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। डिराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटी, सॉरी डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये दो प्रकार की हमारे पास क्वांटिटी है, दो प्रकार की क्वांटिटी है तो दो प्रकार की यूनिट्स भी होंगी। यानी कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसको फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाएगा। इसको मेजर करने के लिए हम लोग जो यूज करेंगे वो फंडामेंटल यूनिट्स कहे जाएंगे। और जो डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए यूज किया जाएगा उसको हम लोग कहेंगे डिराइव्ड यूनिट्स, बिकॉज द यूनिट्स which is used to measure for derived quantity that is called derived unit। तो हमारे पास मेनली, और दूसरी बात मेनली टू टाइप्स के हैं, उसमें दो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री दो टाइप के दिए गए हैं, उसके विषय में भी हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। वो हमारे पास क्या है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दो हमारे पास दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल कर लेते हैं, प्लेन एंगल। एंड सेकंड वन इज सॉलिड एंगल। तो अब प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज किए जाएंगे वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स होंगे। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। चूँकि हम लोगों ने इस सब के विषय में पिछले वीडियो में चर्चा किया था, तो हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स को देखेंगे। ठीक है, ये आप लोग जो है पिछले वीडियो में इसकी जानकारी ले लेंगे, आप लोग उसके लिए पूरा वीडियो देखिएगा। और यहाँ हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास चार प्रकार के हैं। CGS आप लोग इसको जानते हैं, सेंटीग्राम सेकंड, सेंटीग्राम सेकंड यूनिट के नाम से ये जाना जाता है। इसे हम लोग गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं। जो गॉसियन सिस्टम हमारे पास है इसका नाम आल्सो, इट इज़ आल्सो नोन एज गॉसियन सिस्टम। इसको हम लोग गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं बेटा। अच्छा, इसका मतलब है कि जो सेंटीमीटर होता है वो लेंथ की यूनिट इसमें यूज की जाती है, लेंथ की इकाई। यानी कि ये जो फर्स्ट सिस्टम है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इज यूज्ड टू मेजर लेंथ, ये लेंथ मेजरमेंट के लिए किया जाता है। दूसरी चीज़ जो हमारे पास ग्राम होती है, ग्राम मास को मेजर करने के लिए लिया जाता है। और जो सेकंड होता है वो टाइम मेजर करने के लिए इसमें लिया गया था। इसके बाद दूसरी यूनिट जो हमारे पास आई वो सेकंड यूनिट या PSI, इसे ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। इसमें हमें कुछ ज़्यादा जानना नहीं है। इट इज़ आल्सो नोन एज ब्रिटिश सिस्टम। ये जो हमारे पास है बहुत रेयरली यूज किया जाता है। फुट पाउंड सेकंड इसको कहा जाता है, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम कहा जाता है इसको। और ये रेयरली यूज किया जाता है, रेयरली यूज किया जाता है। यानी कि ये इसमें बहुत ज़्यादा एरर, आगे हम लोग जो पढ़ेंगे एरर परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एरर आने की संभावना होती है। कोई निश्चित नहीं होता है, ये पहले
ब्रिटिश में यूज किया जाता था। इसके बाद MKS सिस्टम आया। अच्छा, इसको हम लोग मेट्रिक सिस्टम भी कहते हैं, इसको मेट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। जो हमारे पास थर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसको हम लोग देखेंगे बेटा। थर्ड हमारे पास क्या है, MKS। जो MKS सिस्टम है, MKS सिस्टम को भी हम लोग मेट्रिक सिस्टम कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम यानी कि जो पहले में हम लोगों ने CGS को कहा, इसलिए कहा गया कि वो MKS से छोटी यूनिट यानी कि वो स्मॉलर यूनिट के लिए मेट्रिक सिस्टम ही है, लेकिन स्मॉलर यूनिट के लिए है, और ये उससे बड़ी यूनिट के लिए है। और जो फोर्थ हमारे पास है वो इंटरनेशनल सिस्टम है। 1960 में इसको एक्सेप्ट किया गया था। फोर्थ को देखेंगे हम लोग, SI यूनिट है। SI या हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं, सॉरी इंटरनेशनल सिस्टम। जो इंटरनेशनल सिस्टम है बेटा, इसको हम लोग SI यूनिट भी बोलते हैं। SI यूनिट, इसको एक्सेप्टेड ऑन 1960 में इसको एक्सेप्ट किया गया। और ये जो हमारे पास यूनिट है वो इस प्रकार से है। लेंथ है, हमने एक बार आप लोगों को बताया है, क्विकली इसको बता देते हैं। लेंथ, मास, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। उसके पहले इलेक्ट्रिक करंट को नोट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। इसके बाद फिफ्थ वन जो है वो हमारे पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। है। और इसके बाद सेवंथ जो हमारे पास है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसकी यूनिट के लिए आप लोग पिछला वीडियो पूरा कंप्लीट देखिए, क्लास 11th के स्टूडेंट। और इसके बाद हमारे पास कुछ और चीज़ें दी गई हैं जिसको हम लोग डेराइव्ड यूनिट जैसे उसको डिफाइन करना हुआ तो द यूनिट विच इज़ डेराइव्ड फ्रॉम दी और विच इज़ डेराइव्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, इस प्रकार से आप लोग डिफाइन कर देंगे। मेजरमेंट के लिए हमारे पास क्या क्या यूज किया जाता है और कैसी चीज़ें जो है यूज की जाती हैं मेजरमेंट या डिस्टेंस के लिए। जैसे एक रिफ्लेक्शन मेथड यूज किया जाता है, रिफ्लेक्शन या इको मेथड होता है। ये आप लोग जानते हैं कि वॉइस को हम लोग जो है प्रोड्यूस करवाते हैं और फिर रिफ्लेक्ट करवाते हैं। जो डिस्टेंस मेजर की यूनिट है, डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए है और मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस मेजरमेंट। डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग 3-4 मेथड का यूज करते हैं। रिफ्लेक्शन मेथड होता है, रिफ्लेक्शन मेथड को हम लोग इको मेथड भी बोलते हैं। यानी कि जैसे हिल स्टेशन वगैरह की दूरी हमें मेजर करनी है तो हम लोग इको प्रोड्यूस करते हैं। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो वेग होता है, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस इको होता है। एक बार जैसे मान लीजिए हम किसी स्थान पे खड़े होकर के इको प्रोड्यूस किए, और जब इको प्रोड्यूस करते हैं उस कंडीशन में जो हमारे पास जब रिफ्लेक्ट होकर के आवाज़ पुनः सुनाई देगी, उस कंडीशन में क्या है कि जो डिस्टेंस है वो 2 टाइम्स हो जाती है। जब डिस्टेंस 2 टाइम हो जाएगी तो वो डिस्टेंस अपॉन टाइम हम लोग लिखते हैं, यही तो लिखा जाता है बेटा, है। तो हमें यस निकालना होता है तो यस बराबर हम लोग इसको शिफ्ट कर देते हैं
तो वैल्यू क्या हो जाती है, यस बराबर हमारे पास मिल जाता है v/t/2, ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। ये क्या है कि डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग रिफ्लेक्शन सिस्टम का यूज करते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ हम लोग रडार सिस्टम भी इसमें यूज करते हैं इको में। हाँ, जो रडार सिस्टम है, रडार, इसका फुल फॉर्म भी आप लोगों को आना चाहिए, वो आप लोग देख लीजिए। इसे कहा जाता है कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग एब्रीविएशन ऑफ रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक, ये रडार सिस्टम आपका हो जाता है। रडार सिस्टम को हम लोग इसी फार्मूले से यूज करते हैं जब चीज़ें उड़ती रहती हैं, जैसे वायुयान। लेजर मेथड का यूज करते हैं। जो लेजर मेथड है वो क्या है, जैसे मून और अर्थ के बीच की दूरी हमें निकालनी है, तो उसके लिए हम लोग सोनार सिस्टम का लेजर सिस्टम का यूज करते हैं। और लेजर का फुल फॉर्म आप लोगों से रिक्वेस्ट है स्टूडेंट की, याद रखिएगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ज़रूर याद करिएगा, थोड़ी समस्या की वजह से हम लिख नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा लाइट कम हो गया है, उसकी वजह से समस्या है बेटा, तो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। और फिर सोनार सिस्टम को हम लोग यूज करते हैं, और यहीं पे सोनार सिस्टम को यूज इसलिए किया जाता है कि जैसे रॉक्स वगैरह सबमरीन, उसके अंदर यूज करने, उसके अंदर की दूरी कैलकुलेट करने के लिए। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग एरर परसेंटेज को पढ़ेंगे, और आप लोग सोनार, लेजर, रडार के फुल फॉर्म को ज़रूर याद रखेंगे। दैट्स ऑल।